हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एसआर करियर इलेक्ट्रिकल पे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमने ट्रेनिंग ऑफिसर जो 7 नवंबर 2016 को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसके 75 क्वेश्चन जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड टेक्निकल के थे, वो 3 पार्ट में सॉल्यूशन करके बहुत ही इजीली लैंग्वेज में बहुत आसान भाषा में अपलोडेड कर दिए गए हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको पीडीएफ इसकी डाउनलोड करना है तो आप हमारी ट्रेंडीग्राम चैनल से जुड़ें, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आज हम हल करने जा रहे हैं सेकंड शिफ्ट का पेपर, जो कि उसी दिन हुआ था, यानी 7 नवंबर 2016 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। इसमें भी 75 क्वेश्चन होंगे टेक्निकल के, प्लस 25 क्वेश्चन होंगे नॉन टेक्निकल के। तो हम पता होगा आपको कि हम अभी टेक्निकल वाला पोर्शन ले रहे हैं हल करने में। आने वाले समय में हम ये जो 25 क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के, इन्हें भी हल करेंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो इस क्वेश्चन को बड़ी ही इजीली भाषा में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से हम इस भाषा में समझ पाएंगे कि एक्चुअल में हम बताना आपको क्या है, कैसे है, और एक क्वेश्चन के साथ हम व्याख्या सहित उसका हल कर रहे होंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान लगा के देखें कि भैया क्या है, कैसे, क्योंकि आपका एक गोल होना चाहिए, क्योंकि इसकी वैकेंसी बताया गया है कि अभी आने वाली है। और जैसे कि जो एग्ज़ाम शेड्यूल होता है पीवी का, जो मध्य प्रदेश में चलता है व्यापम, उस समय अभी डला है कि भाई अप्रैल में वैकेंसी आएगी और मई में पेपर कराने का कहा है। तो आप ज़्यादा से इसे पेपर लगाएं। तो आइए अब हम चलते हैं पेपर हल करने की ओर। तो आइए लेट्स बी स्टार्टेड। एक्चुअल में हम इसके 3 पार्ट नहीं बना रहे हैं, हम इसके सिर्फ 2 पार्ट बनाएंगे, जिसमें हम जी ये फर्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे, इसमें जो क्वेश्चन होंगे 1 से लेके 50 तक हल करेंगे, और दूसरे में हम जो करेंगे वो 50 से लेके 75 तक कर लेंगे, यानी 25 क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्यूशन कर लेंगे। तो वहाँ पे एक ये होगा कि देखो थोड़ी सी वीडियो लेंदी बन जाती, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ हम कई और तथ्य बताने के, जो कि फैक्ट्स होते हैं, उन्हें बताने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए तो हम जल्दी से इसे हल करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि परिपथ में फिल्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है। फिल्टर आप जानते हैं कि भाई किसी भी चीज़ में फिल्टर लगाने का उद्देश्य क्या है, किसी भी चीज़ को छानना। अगर आपके घर में फिल्टर लगा है वाटर को फिल्टर करने के लिए, यानी फिल्ट्रेशन कर रहा है वो, ऐसे ही हम एसी से डीसी में अगर विद्युत एसी से डीसी में विद्युत धारा को बदल रहे हैं, यानी एसी से डीसी में विद्युत धारा को क्या कर रहे हैं, एसी से डीसी में विद्युत धारा को बदल रहे हैं, तो वहाँ भी हम क्या कर रहे हैं भाई, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस क्रिया को कह दे रेक्टिफिकेशन। तो वहाँ आपका उद्देश्य होता है कि भाई आप छना पानी पिए, ऐसा कि बिल्कुल वाटर। तो इसका भी है ना, फिल्टर का मतलब होता है छानना। तो हमने जो एसी से डीसी बदली है रेक्टिफायर के माध्यम से, उसमें कुछ एसी के कण चले जाते हैं और उन्हें हटाने के लिए हम एक फ़िल्टर सर्किट लगाते हैं, चाहे वो कैपेसिटर हो, पाइप फिल्टर हो, चोक फिल्टर हो, इंडक्टर फिल्टर हो, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, यानी फिल्टर कई प्रकार के होते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, यानी कि जो एलिमेंट्स आपको देखो लहराने से रोकने के लिए, तो एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट आप समझ गए, यानी कि जो एलिमेंट उसमें साथ में चले गए किसके, एसी के, उन्हें निकालने का उद्देश्य ही करेंगे फिल्टर में। तो फिल्ट्रेशन ये हो गई क्रिया, यानी एक फिल्टर में ये हमने कर दिया। सेकंड क्वेश्चन आते हैं कि लेड एसिड बैटरी में सेल प्लेटों में आंतरिक शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या होता है, दो, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। अगर प्लेटों में शॉर्ट सर्किट हो गया है तो भाई हानि आपके घर में, अगर आप कभी तो एमसी भी आने लगी। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता था तो मान के चलो कि बहुत सी हानियाँ, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि बैटरी बिना लोड जोड़े डिस्चार्ज बिल्कुल होगी, क्योंकि वो तो नष्ट ही हो जाएगी ना यार बैटरी। फिर बैटरी
दूसरा ऑप्शन है बैटरी चार्ज होने पर वोल्टेज नहीं बनाती। क्यों क्यों बनाएगी? जब उसके इलेक्ट्रोलाइट खराब हो चुकी होगी, उसके टर्मिनल कुछ नहीं बचा, तो अब कैसे उसमें कुछ बचेगा? थर्ड क्वेश्चन है, यानी थर्ड ऑप्शन है बैटरी पर्याप्त धारा वोल्टेज नहीं देगी, कुछ नहीं देगी, तो आंसर नंबर हो जाएगा फोर्थ, ऑल अबाउट, उपरोक्त सब हुई। क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें हर प्रकार की हानि दे रही होगी, है ना। यानी आपका जैसे आप बहुत तेज गाड़ी से जा रहे थे और आपका हो जाता है एक्सीडेंट, और आप बड़ी चीज से अगर टकरा गए तो आपको हानि मिलेगी ना, थोड़ी लाभ मिलेगा कि आप खड़े हो जाएंगे वापस गिरने के बाद। एग्जाम नॉट ही पॉसिबल। तो ऐसे यहाँ पे होगा। तो आपको लॉजिकली, क्योंकि पेपर हल करने का मतलब ये है कि आप लॉजिक से समझ पाएं, क्योंकि हर चीज़ को याद नहीं रखा जा सकता। अगर ऐसा ही होता तो हम सब याद नहीं कर लेते, तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे, अपने तरीके से लॉजिक बनाएं। इसलिए कहते हैं सेल्फ स्टडी इज़ बेस्ट स्टडी। तो इसलिए याद रखें। अगला क्वेश्चन आते हैं हम थर्ड। उच्च वोल्टेज प्रेषण लाइनों में पृथ्वी चालक का प्रयोग किया जाता है। तो एक्चुअल में ऊपर तुम देखोगे इसका कोई कलर नहीं होता, ऊपर जो हाई ट्रांसमिशन लाइन रहती हैं उसमें, यानी जैसे लाइन है, ये है पोल, तो इसके ऊपर जो इसका टॉप भाग रहेगा यहाँ से जाएगा अर्थिंग का वायर। इससे टेली कम्युनिकेशन होता है, यानी जो आपकी ये नेटवर्किंग जो होती ना, इसी से जो कंपनियां होती हैं वो खरीद लेती हैं कि भाई हमें यहाँ से इस वायर में अकेली अर्थिंग से प्रोटेक्शन नहीं है, इससे कंपनी को भी, यानी जो आइडिया जो कई कंपनियां हैं जो कि मोबाइल जैसे आप डाटा यूज करते हो, जियो हो गई, तो इनमें भी ये क्या होते हैं कि ऊपर से जाते हैं। उसमें होता है, एक तो आपको लीकेज करंट से बचाने का प्रयास कर रही है वो अर्थिंग, और दूसरी बात टेली कम्युनिकेशन। जबकि हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन पहले होता था, तो अचानक लगे हुए जो वायर आने लगे हैं, तो पहले ऐसा होता था कि 3 वायर हैं ऐसे, आर वाई बी, और एक न्यूट्रल का, और सबसे नीचे अर्थिंग का रहता था। यानी ये गए, फिर आर वाई और बी, और न्यूट्रल चलता था। तो ऐसे ही उस न्यूट्रल को एक्चुअल में ही हम कहते हैं अर्थिंग, क्योंकि जमीन से ही बना होता है, मगर उद्देश्य अलग अलग होता है। एसी परिपथ के शक्ति गुणांक परिभाषित अनुपात है। आपको याद पता होना चाहिए कि डीसी का पावर फैक्टर क्या होता है, तो आप कहोगे इकाई होता है, और एसी का क्या होता है तो कहोगे 0 से 1 के बीच में होता है। पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर जो किन किन का रेशियो होता है ये पूछा है, तो एक तो होता है के डब्ल्यू अपॉन के वी, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, और एक होता है आर अपॉन जेड, है ना। और एक और होता है यार जी, हाँ, जी अपॉन बाय, क्या होता है जी अपॉन बाय। तो ये पावर फैक्टर में आपको रेशियो मिल सकती है, तो इसमें हमें मिल गया प्रतिरोध अपॉन प्रतिबाधा, यानी इम्पीडेंस एंड रेजिस्टेंस के अनुपात को हम, यानी रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस के रेशियो को हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो अच्छा पावर फैक्टर होना चाहिए। और हमने बताया भी था फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था क्वेश्चन की, पावर फैक्टर सुधारने के लिए हम सिंक्रोनस मोटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं फिफ्थ। गतिक प्रेरकत्व में अपनाया जाता, तो गति यानी गतिज ईएमएफ किस में होता है, तो आप कहोगे कि भैया यानी जो उत्पन्न हो रहा है, देखो, तो वो डायनामिक और स्टैटिक किस में होता है, तो कहोगे ट्रांसफार्मर में, यानी जनरेटर में कौन सा हो गया, क्योंकि इसमें उत्पन्न करने की, इसमें हम गतिज ईएमएफ यानी जो है वो उत्पन्न कर रहे हैं, किसको घुमा के, रोटर को घुमा के, ठीक है ना। प्राइम मूवर कोई बाहर से यांत्रिक थर्मल पावर प्लांट देख लो, यानी वहाँ पे हम इतनी स्टीम तैयार की हमने, उससे टरबाइन में जो चलाए, तो उद्देश्य क्या रहा, गतिज ईएमएफ हमने, तो है ना। तो आंसर नंबर हो जाएगा वी। अगला 6 क्वेश्चन आते हैं, फ्यूज का उपयोग किया जाता है। तो भैया फ्यूज एक्चुअल में याद रखें कि फ्यूज, जैसे फ्यूज होता है तो फ्यूज की रेटिंग हमेशा एम्पियर में ली जाती है, परिपथ के श्रेणी क्रम में लगता है। ये जो होता है, यानी जो इसमें बाय लगा होता है, हम ज़्यादातर टेल लाइट का ही लगाते हैं। एक्चुअल में शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा देगी, क्योंकि ये एक बार अगर ख़राब होता है तो हम दूसरी बार इसका उपयोग कर देते हैं वो वायर बदल के। जबकि एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होती है वो एक बार ख़राब हो गई तो पुनः हम उसका
यानी उसे सुधार नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं 7, वाट मीटर दर्शाता। तो हमेशा याद रखो कि वाट मीटर जो होता है वो औसत शक्ति दर्शाता है। कौन सी दर्शाता है? एवरेज वैल्यू दर्शाता है। कौन सी शक्ति? तो एवरेज वैल्यू। और एसी के सभी मापक यंत्र याद रखोगे कि आरएमएस वैल्यू को ही प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, स्टार कनेक्शन में फेज करंट, यानी 8th क्वेश्चन पे पहुंच गए आप भाई। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए और सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो 8th क्वेश्चन है, स्टार कनेक्शन में फेज करंट, लाइन करंट का होता है। तो आप जानते होंगे कि IL जो होता है वो IP का बिल्कुल बराबर होता है। किस में? तो कहोगे स्टार में। यही बात अगर आ जाती डेल्टा के लिए, तो ये बन जाता IL बराबर क्या हो जाता? √3 इंटू IP, यानी कि लाइन धारा फेज धारा के √3 गुना होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जबकि स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के √3 गुना होता है। तो 9th क्वेश्चन आते हैं कि 3 फेज, यानी क्वेश्चन है 9, यदि 230 वोल्ट की 3 फेज मोटर में स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग को डेल्टा से जोड़ दिया जाए 415 वोल्ट। एक तो आप ये सोचो कि मोटर है 230 वोल्ट की, 3 फेज है, कितनी है? 200 वोल्ट, यानी 230 वोल्ट के हिसाब से वाइंडिंग की गई होगी। 3 फेज की है, 3 फेज की वाइंडिंग की गई। अब ये कह रहा है कि स्टार कनेक्टेड थी, हमने मान लिया। स्टार कनेक्टेड में एक बात याद रखोगे कि जो प्रतिरोध होता है वो डेल्टा की अपेक्षा 1/3 गुना होता है। 1/3 मतलब कि 33.3% रेजिस्टेंस डेल्टा की अपेक्षा कम होता है। ये तो समझ गए। अब ये कह रहे हैं कि डेल्टा में जोड़ दें और 415 वोल्ट दें, यानी बाइंडिंग थी 230 वोल्ट की और इनने बना लिया 415 वोल्ट बना लिया, और ऊपर से इसमें रेजिस्टेंस डेल्टा में 3 गुना हो जाता है और शक्ति भी 3 गुना हो जाती। तो आप ये समझो कि मोटर पे क्या बाइंडिंग तो जल ही जाएगी ना, तो क्या हो जाएगी? बाइंडिंग जल जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा है? यानी आप डेल्टा में चेंज भी नहीं करते तो भी बाइंडिंग जल जाती है, स्टार में ही रखते और 415 वोल्ट देते। आप मान के चलो कि आप से कहा जाए कि आप भाई 2 लीटर पानी पी लो, आप कहोगे हाँ पी लेंगे। अब आपसे कोई कहते 10 लीटर पानी पी लो, तो आप आदमी वही हो, 10 लीटर पानी पी पाओगे? नॉट अ पॉसिबल, है ना। तो बाइंडिंग जल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि HRC फ्यूज सर्किट ब्रेकर और रिले की तुलना में सर्वश्रेष्ठ उपकरण है। जहां ताकि एक बात याद रखो कि HRC का कई बार फुल फॉर्म आ जाता है, तो आप याद रखोगे हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। फ्यूजिंग गुणांक जो होता है 1.11 होता है। पहली बात तो ये रखोगे। दूसरी है कि ये शॉर्ट सर्किट से सबसे जल्दी सुरक्षा देने वाला फ्यूज HRC फ्यूज होता है ना। इसमें दोनों गुण मिल जाएंगे। जबकि देखो ऐसा होता है कि किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही तो चुंबकीय क्षेत्र और तापीय क्षेत्र भी उत्पन्न होंगे, मगर ये फ्यूज ऐसा है जिसमें तापीय और चुंबकीय प्रतिबल, यानी जो तापीय और विद्युत चुंबकीय प्रतिबल के गुण अलग से विकसित होते हैं। यानी तापीय तो फ्यूज में रहेगा ही, ऊष्मीय प्रभाव पे काम तो करेगा ही, और चुंबकीय तो सबसे जल्दी शॉर्ट सर्किट से, अगर कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि शॉर्ट सर्किट से सबसे जल्दी प्रोटेक्शन देने वाला फ्यूज, तो आपने कह दिया कि भैया ये होता है HRC फ्यूज। 11वां क्वेश्चन आते हैं कि ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होने वाले तेल महत्वपूर्ण गुणक हैं। तो हमेशा आप ये समझोगे कि भाई उच्च पराविद्युतिक सामर्थ्य रहनी चाहिए, यानी उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहने चाहिए, जो कि किलोवोल्ट प्रति मिलीमीटर में हम क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। पहली बात तो ये याद रखनी चाहिए आपके लिए। दूसरी बात, क्षमता जितनी ज़्यादा होगी तो उसको सहन कर पाएगा, उस ऊष्मा को सहन, उसकी क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, शीतलन ज़्यादा दे पाएगा, यानी कूलिंग ज़्यादा कर पाएगा। तो आंसर हो जाएगा उच्च पराविद्युतिक सामर्थ्य होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है
सप्लाई सिस्टम में भारों को समानांतर क्रम में जोड़ने की। तो आपके घर में चाहे बाइंडिंग हो रहा है, एक तो कारण है कि इसमें शक्ति अधिक मिलती है और सभी को जो वोल्टेज मिलता है, यानी सभी लाइनों में जो वोल्टेज मिलता है वो कैसा होता है, तो आप कहोगे समान होता है, इक्वली होता है। क्या इक्वली? तो आप कहोगे सभी भारों में दिया गया वोल्टेज पहुंचाने या सभी भारों में वोल्टेज, क्योंकि ऑप्शन एक ही था वोल्टेज के लिए, समान जाएगा सभी भारों में। एक्चुअल में स्पीड बढ़ाने का कारण क्वेश्चन हल कराने का ये है कि लेंदी वीडियो बन जाती फिर देखते नहीं है, तो उससे क्या होता है आप समझ पाएँ। जब इनकी क्लासें ली जाएंगी तो आपको विस्तार पूर्वक इनके बारे में बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर तेल डाले जाने का क्या उद्देश्य। एक ट्रांसफार्मर में तेल भरा रहता है ना। तो एक तेल जो होता है सिंथेटिक तेल जिसे कहते हैं हम, उसका उद्देश्य होता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि एक तो वो तेल उसे कूलिंग दे पहला, और दूसरा इंसुलेशन प्रदान करे। यानी इंसुलेशन समझ गए, अचालक का भी काम कर रहा है दो बाइंडिंगों के बीच और कूलिंग भी दे रहा है। यानी रेडिएटर आपने पढ़ा था कि रेडिएटर भी यही, तो इन रेडिएटर में से ही ये तेल जाता है। बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, हम इसकी प्रैक्टिकली वीडियो आपको जाएंगे जब हम फील्ड पे तो आपको यहाँ पे ज़रूर बता देंगे। अगला क्वेश्चन है भवनांतर धारा हानियाँ ऐसे कम की जाती। तो मैंने वहाँ पे बताया था, इसका सूत्र याद है तो आप कर लोगे, WE/BM का स्क्वायर, F का स्क्वायर एंड T का स्क्वायर। तो F तो निश्चित रहेगा, फ्लक्स घनत्व भी निश्चित, मगर अगर आप इसके आयतन को यानी जो रोधी वर्निश जो यानी लेमिनेशन होता है उसकी मोटाई बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, क्योंकि वर्ग के समानुपाती है ना। तो आपको क्या करना है कि इसमें लेमिनेटेड रखना है पहली बात, और कैसे लेमिनेटेड बना के रखना है और उस पर लेमिनेशन करना है। यानी एक परत है, फिर यहाँ पे हमने वर्निश लगाई, फिर हमने एक परत लगाई, फिर वर्निश लगाई, फिर ऐसे करके एडी करंट लॉस को कम किया जा सकता है। तो एडी करंट लॉस जो होता है ये लेंज के नियम का पालन करता है। अगला 15वां क्वेश्चन आते हैं जनरेटर और ट्रांसफार्मर इस सिद्धांत पर काम करते हैं। तो आपको पता होगा कि जनरेटर हो चाहे ट्रांसफार्मर हो, फैराडे नामक वैज्ञानिक आए जिन्होंने फैराडे का विद्युत चुम्बकीय का प्रेरण का नियम दिया, यानी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन का नियम दिया। तो बड़े अच्छे वैज्ञानिक रहे ये माइकल फैराडे, जो कि भाई साहब इंग्लैंड के थे, इन्होंने ही खोज की। तो याद रखें ये बड़े, यानी कि जनरेटर अगर डायनामो की खोज की तो वो इन्हीं ने की, ट्रांसफार्मर की खोज की तो माइकल फैराडे यानी बहुत जाने माने वैज्ञानिक हुए, जो कि कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। अर्धचालक डायोड में जंक्शन के माध्यम से प्रवाहित अधिकतम धारा। तो जंक्शन यानी एक बात याद रखो कि फॉरवर्ड वाइस में मिली एम्पियर में धारा चली जाती है, जबकि रिवर्स वाइस में माइक्रो एम्पियर। तो मिली का मतलब 10⁻³ और माइक्रो का मतलब 10⁻⁶। तो यानी माइनस में वैल्यू यानी क्या होना कि बिल्कुल नगण्य होना, है ना। तो बहुत कम, तो वो भी लीकेज करंट जाता है तो क्या होगा कि अग्र वाइस यानी फॉरवर्ड वाइस में होगी तो धारा मिली एम्पियर में जाएगी, जबकि रिवर्स वाइस में होगी तो क्या जाएगी, माइक्रो एम्पियर में जाएगी। तो इनका कब धारा अधिक जाएगी, तो आप कहोगे फॉरवर्ड वाइस में होगी जब धारा अधिक जाएगी। इज अ पॉसिबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं डीसी शंट मोटर इसके लिए प्रयोग होती। तो ऐसी मोटर है जिसमें कुछ गति घटती है, 2 से 5% घट जाए, मगर स्थिर चाल वाली है, क्योंकि देखो लोड बढ़ाने से तो गति घटेगी। जब आप दौड़ोगे और थकोगे तो आपकी गति तो कम होनी है, निश्चित है। तो ये मोटर निश्चित गति है, और इसकी जो शंट फील्ड है, क्योंकि फील्ड के आधार पर ही शंट जो हमारी डीसी मोटर होती हैं इनका क्या किया जाता है, वर्गीकरण। तो इसकी जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है मोटे पतले तार अधिक टर्न की होती है। अगला क्वेश्चन आते हैं प्रेरण मोटर के स्टार डेल्टा स्टार्टर में। तो याद रखो कि स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है स्टार्टिंग में बहुत कम टॉर्क देता, उसका कारण है क्योंकि टॉर्क वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। ये याद रखो, T अनुक्रमानुपाती V² होता है। अब जब वोल्टेज कम दोगे तो क्या होगी, स्टार्टर से यानी वोल्टेज आपने कम दिया तो क्या होगा कि मोटर भी टॉर्क भी कम होगा। तो इसमें सिर्फ जो वोल्टेज मिलता है 57.8% ही सिर्फ पूर्ण लोड वोल्टेज का हमें मिलता है। तो
टॉर्क भी कम रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। स्टार डेल्टा स्टार्टर बहुत अच्छा स्टार्टर है ना, लगभग 15-20 HP तक उपयोग होता है। करंट ट्रांसफार्मर के उपयोग दृष्टिगत रखने वाले महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। तो एक्चुअल में जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। क्या है? एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरी बात याद रखो कि हाँ, ये आप जाओगे जब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन, तो वहाँ पे धारा को मापना, वोल्टेज को मापना बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे इसकी क्या होती है, इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसे कभी खुला नहीं रखते, क्योंकि नहीं तो ट्रांसफार्मर ख़राब शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, ओपन नहीं रखते हैं, इसलिए इसकी बाइंडिंग को। तो लगभग इसका रेशियो होता है 5 एम्पियर वाला, है ना, तो याद रखोगे। अगला आते हैं 20वां क्वेश्चन। अधिकांश औद्योगिक भार होता है। तो आप जानते होंगे कि जितने भी अधिकांश औद्योगिक, आप इंडस्ट्रियल क्षेत्र में चले जाओ, मोटर मिलती हैं पूरे में, तो उन सभी में क्या है गुण? बाइंडिंग। और बाइंडिंग में क्या है? इंडक्टिव का गुण होता है। क्या कैपेसिटर लगा और प्रतिरोध, कोई लोड नहीं होता, प्रतिरोध वो एक वह कारक है जो धारा ऐसा फ्लो हो रही है उसका विरोध कर रहा है, जो कि एसी में भी विरोध करता है और डीसी, यानी जिस प्रकार से एसी में है उसी प्रकार से डीसी में। जबकि जो इंडक्टिव और कैपेसिटिव बदल जाते हैं एसी डीसी में। इनकी क्लासेस होती तो बड़ा मज़ा आता है, तो हम लेंगे भी आने वाले समय। आगे चलते हैं 21। एसी परिपथों में लैमिनेटेड कोर का प्रयोग होता है। क्यों करते? तो क्वेश्चन हमने ये कहा कि एडी करंट लॉस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि लो हानि दो प्रकार की होती हैं, हिस्टेरिसिस सैथिलिक कहते हैं जैसे, और भवनांतर एडी करंट लॉस। तो हम उस कोर को क्या बनाते हैं? लैमिनेटेड बनाते हैं। कितनी होती है? 0.35 mm से 0.5 mm तक हम लैमिनेटेड। तो क्या करते हैं? लैमिनेटेड, यानी उस भावांतर धारा हानि को कम करने के लिए। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये आपको सब याद होने चाहिए, याद इनके कॉन्सेप्ट, ये क्या हो, लेंज के नियम क्या है। तो आते हैं, हमने कहा ही कि भैया न्यूमेरिकल तो आज पोर्शन 2016 का जो पैटर्न था वो ही है आज पैटर्न, मगर लेवल जो था आज आपने देखा होगा कि बड़ा होगा। आज समय बदला है तो व्यक्ति बदला है, पढ़ने वालों की संख्या बढ़ी है, तो आपको भी बदलना होगा। तो क्वेश्चन आया है तो न्यूमेरिकल से बढ़ता है कि पहले क्वेश्चन है 20 HP 440 वोल्ट 3 फेज, 440 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज। भारत की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इसको मैं विस्तार पूर्वक समझाने जा रहा हूँ। 3 फेज 50 एम्पियर की धारा ले रही है ना, मोटर है वो 50 एम्पियर की धारा ले रही है, जिससे वह वोल्टेज को 30% यानी 30 डिग्री लैगिंग है। तो इसकी दक्षता जानते हो, नीटा बराबर परसेंट के लिए क्या लिखोगे? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100 की लग जाएगा, किसके लिए? परसेंट के लिए। ठीक है, ये कह रहा है कि 20 HP की, तो जितनी भी मोटर होती है उनकी शाफ्ट जो होती है उस पर जो हमें पावर मिलती है वो HP हॉर्स पावर या BHP में ही मिलती है। एक ही बात है, ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, अब ये है, आप इसको दो तरीके से हल कर सकते हो। पहले तो आपको ये होनी चाहिए कि भैया आउटपुट तो दे रखी है कितनी? 20। कितनी दे रखी है? 20, मगर आपको इनपुट तो पता करनी है। ठीक है, तो इनपुट के लिए हमें पावर 3 फेज में क्या हो जाएगा? P बराबर शक्ति निकालना है √3 VL, यानी कि लाइन वोल्टेज, IL यानी लाइन धारा इनटू cos फाई पावर फैक्टर ऊपर बताया है कि KW/kVA R/Z। तो यहाँ पे हमें VL दे रखा है, IL दे रखा है और cos फाई दे रखा है। तो आप क्या करेंगे? 1 पॉइंट यानी √3 की वैल्यू रखना। अब आप वैल्यू रखें तो √3 की वैल्यू हो गई 1.32 इंटू कितना हो गया? VL कितना है? 440 वोल्ट इंटू 25। और आप त्रिकोणमिति तो पढ़ी होगी थोड़ी बहुत मैथ की, है ना, कि भाई मैथ में भी आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है। आने वाले समय में मैथ की क्लासेस भी आपके इस चैनल पे ली जाएंगी कि भाई साइन थीटा की उल्ट यानी अपोजिट वैल्यू हो जाती हैं कॉस थीटा की, फिर टेन थीटा।
तो ये आपको पता होना चाहिए कि भैया 30 डिग्री की साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो 1/2 होती है। और अगर इसी में हम बात कर लें कि कॉस थीटा की क्या होती, तो √3/2 होती है। क्या होती है? √3/2 होती है। तो √3/2 को जब आप हल करोगे, यानी ऐसे करोगे ना, 1.732/2, तो हल करोगे तो आएगा 0.866। और इन सब को जब आप गुणा कर रहे होगे तो आपका जो शक्ति आ रही होगी वो आ रही होगी 16,500, है ना। 16,500 क्या आ गई? आउटपुट आ गई, इनपुट आ गई, यानी हमने 16,500 वाट दे दी इसमें। अब आपको दोनों इक्वल, अगर एचपी में है तो एचपी बना लो, तो आपको एचपी में है। अब आपको वाट से निकाल के मैं दिखा देता हूँ, है ना। तो आप 20 एचपी से आप चले जाएं पावर में, तो 746, क्योंकि हम ब्रिट से ही ले लेते हैं, यानी 1 एचपी बराबर कितने वाट होता है, तो मैट्रिक में होता है 735.5 वाट और ब्रिटिश में होता है 746, है ना, वाट। तो आप इसे जब हल कर रहे होंगे तो आपका ये कहाँ हो गया था? ये हो गया था 16,500। और इसे जब आप हल कर रहे होंगे तो आ रहा होगा 14,920 और इनटू करोगे 100, तो 0 से 2 जीरो, इससे जब भाग दे रहे होगे आप, तो ये कुछ नहीं, ये आ रहा होगा कुछ नहीं, जब आप भाग दे रहे होंगे तो कुछ नहीं आ रहा होगा, 90.45 ऐसे परसेंट में आ रहा होगा। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। अगला तरीका हम डिस्कशन करते हैं कि भाई 20 एचपी तो हमें आउटपुट दे रखी है, ठीक। इनपुट कितनी निकल के आई थी भाई? 16,500। 16,500, तो हम इस इनपुट में अगर इसको हम एचपी में बदल लें तो 746 से भाग दे देंगे, तो भाग दोगे ना जब आप, तो इसको मिलेगी 22 एचपी। तो 22 एचपी क्या हुई? हमने इनपुट दी, यानी 2 एचपी क्या हो गई? हानियों में चली गई, लॉसेस में चली गई। तो कभी दिया हुआ जितना हमने दिया है वो कभी वापस नहीं आता है ना, ये तो याद रखोगे। तो अब हम निकालने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जो सूत्र है उसी में 20 एचपी अपॉन 22 इंटू 100। मैथ में भी आपको स्ट्रांग होना जरूरी है। मैं 100 को हटा रहा हूं, अभी फ्रिक्शन बता के आपको हल करा रहा हूं, ठीक है। तो हम करते हैं फ्रिक्शन, 20/22 काटेंगे तो ये कटेगा 10 बार और ये कटेगा 11 बार, ठीक है। तो क्या आ गया? 10/11। 1/11 की अगर आपको परसेंटेज यानी फ्रिक्शन याद हो तो होती है 9 सही 1/11%। अब ये कितना है, यानी ये कितना है? ये 11 था, यहाँ पे ये था 22, ये 22 था, याद रखना है। तो यहाँ पे अब ये कितने गुना हो गया, यानी कि ये हमने 1/11 की निकाली, हमें इसका 10 गुना, तो 9 धाम 90, और भाई 10 आएगा तो लगभग आप खेल रहे होगे 9%। तो आपको समथिंग खेलते हो वहां पे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 90.5 आ जाएगा, यानी बी। समथिंग होता है तो आपको मिल जाता है, ठीक है। आंसर नंबर तो न्यूमेरिकल का तो बड़ा पोर्शन रहता है। अगला कारण है, क्वेश्चन है, धारा के प्रभाव के लिए आवश्यक है। तो धारा के प्रभाव के लिए आवश्यक है कि पोटेंशियल डिफरेंस, विभव में अंतर होना चाहिए एस टाइप से, यानी ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये ज़रूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये डिफरेंस इनके बीच में आ जाना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर क्या होती है, धारा का प्रभाव नहीं होता। तो ये आप जब एक का देखोगे, बियोट स्टोन ब्रिज मैंने पढ़ाया भी है, क्वेश्चन आया था, अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा आगे, तो वहाँ पे ये दिखता है अज्ञात मान का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ताम्र की तुलना में एल्यूमिनियम की जो चालकता होती है, तो वो आपको पता है कि मैंने बताया था कि कम ही होती, मगर वो कितने परसेंट होती, तो वो 60% कम होती है, यानी कि 60% इसका रजिस्टिविटी जो होती वो अधिक होती तांबे की। तो तांबा इसलिए इससे अच्छा चालक है ना। इनकी कितनी होती? इनकी रजिस्टिविटी होती 2.84 × 10⁻⁸ क्या ओम मीटर,
है ना। ओम मीटर पता है रजिस्टिविटी की, ठीक है, रजिस्टिविटी भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे रूह से दर्शाते हैं। कौन सा लैंप सिनेमा प्रोजेक्टरों में आता है, तो आपको याद होना चाहिए कार्बन लैंप आता है, कार्बन आर्क लैंप आता है, और इसमें जो फिलामेंट अब नाम ही से पता चल रहा होगा, तो कार्बन आर्क लैंप जो होता है वो ही इसमें उपयोग किया जाता है। टंगस्टन तंतु हम देखते हैं आते थे, अभी भी आते हैं कार्बन तंतु। न्यून लैंप आते हैं, न्यून लैंप अपना इसमें न्यून टेस्टर में होता है ना। तो ये सब लैंप पढ़ाए जाते हैं आपको, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आने वाले समय में मिलेगा। बस आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आते हैं 26 क्वेश्चन। स्थिर गति के लिए अनुप्रयोग के लिए सबसे अच्छी डीसी मोटर पूछी। अगर एसी में पूछते तो भैया हम कहते नियत गति के लिए आप सिंक्रोनस मोटर डाल दो, मगर इसके लिए तो ऊपर ही डिस्कशन किया, शंट मोटर इज अ बेस्ट मोटर बिल्कुल नहीं होती है, बहुत अच्छी मोटर है स्थिर गति के लिए, है ना। आते हैं 27 क्वेश्चन। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर पसंद की जाती, तो स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में एक्चुअल में क्या होता है कि रोटर प्रतिरोधक स्टार्टर लगा देते हैं, और स्टार्टिंग में जो टॉर्क होता है वो इस जो रेजिस्टेंस होता है उसके समानुपाती होता है। तो उस समय ये क्या हो जाता है, उच्च बल गुण हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसके रोटर पे आपको पता होगी 3 फेज की वाइंडिंग होती जो स्टार कनेक्टेड होती है, तो उच्च बल गुण प्राप्त हो जाता और ये हमें दे देती। मगर इसकी क्षमता बहुत कम है स्क्विरल केज की, जबकि क्षमता मतलब कि सॉरी एफिशिएंसी, दक्षता अच्छी नहीं है इसकी उसकी अपेक्षा स्क्विरल की। समान मानों के 3 प्रतिरोधकों को जब हम 3 फेज 400 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित किए जाते हैं तो वे अधिक शक्ति अवशोषित। तो मैंने कहा कि भैया जी डेल्टा में 3 गुना अधिक शक्ति खाते हैं, क्योंकि 3 गुना अधिक प्रतिरोध होगा तो शक्ति तो खा ही लेंगे। जबकि डेल्टा जानते हो यूं यूं, और स्टार स्टार होता है यूं यूं, तो ये हो गया स्टार। तो ये क्या होंगे, डेल्टा में खाएंगे भर के, अच्छी शक्ति लेंगे ये, ठीक है। कौन सा लैंप अधिक वोल्टेज की अस्थिरता को सहन नहीं, एक्चुअल में अस्थिरता को समझ जो नहीं कर सकते, यानी वोल्टेज के उतार चढ़ाव जो कि टॉलरेंस बोले, उसको ये सहन नहीं कर सकता, सहनशीलता को सहन नहीं कर सकता। तो ये प्रदीप्ति लैंप होता है, इसलिए तो हम भैया चौक वोक इसलिए तो रखें कि बिल्कुल मिल जाए एक सही मान में, क्योंकि धारा परिवर्तित हुई, वोल्टेज भी कहता है भैया हम परिवर्तित होंगे। अगला क्वेश्चन है रोटेटिंग रेक्टिफायर गुणक का प्रयोग किया जाता है। तो एक्चुअल में हमारी जो अल्टरनेटर में होते हैं उन अल्टरनेटरों का वर्गीकरण किया जाता है प्राइम मूवर के आधार पे, रोटेटिंग भाग के आधार पे। तो उसी में एक जो हमारा किया जाता है वो किया जाता है ब्रुशलेस अल्टरनेटर, जिसमें ब्रुशलेस होता है, यानी ब्रुश नहीं होते किस पे, रोटर पे, और वहाँ पे हमें ये एक घूर्णक परिशोधक यानी रेक्टिफायर, परिशोधक को कहते हैं रेक्टिफायर। तो वैसे ये क्या करता है, काम करता है। इनको प्रैक्टिकली मैं एक आध बार आपको इसकी बिल्कुल जस्टेड क्लास दूंगा। अगला क्वेश्चन है 31 प्रतिरोध के इसके द्वारा मापा जाता है। तो आपको पता होगा प्रतिरोध ओम मीटर से मापते हैं, फ्रीक्वेंसी मापी फ्रीक्वेंसी मीटर से मापेंगे, पावर फैक्टर मीटर से पावर फैक्टर, और वाट मीटर से शक्ति मापेंगे। तो ये ओम मीटर आंसर आ जाएगा। ये तो नॉर्मल था जीनर डायोड। जीनर डायोड में अब ऑप्शन पर डिपेंड करता है, फॉरवर्ड रेटिंग उच्च होती नहीं। पहली बात तो ये याद रखो कि ये रिवर्स वाइस में सिर्फ उपयोग होता है। निम्न रिवर्स वोल्टेज तीव्र ब्रेकडाउन, तो याद रखो कि डायोडो में 2 बैकग्राउंड होते हैं, एवलांची ब्रेकडाउन एंड जीनर ब्रेकडाउन। तो एक्चुअल में जो हमारा जो ये क्या बोलते हैं जीनर डायोड होता है रिवर्स वाइस में संयोजित होता है, तो इसमें जीनर ब्रेकडाउन ही होता है। तो ये क्या होगा, निम्न रिवर्स पर ही तीव्रता से बैकग्राउंड हो जाता है, क्या हो जाता है, यानी ये उस लेयर को तोड़ देता है ना। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में इसका उपयोग होता है। किसके कई बार क्वेश्चन आ गया भाई कि कैसे होता है, तो आप कहोगे वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता
है। अगला क्वेश्चन आते हैं, ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग में फेरों की संख्या, देखो जिस तरफ वोल्टेज ज़्यादा होगा उस सब तरफ होगी ना, स्टेप अप होगा तो सेकेंडरी में होगी, और स्टेप डाउन होगा तो भाई प्राइमरी में होगी। तो उच्च वोल्टेज साइड यानी हाई वोल्टेज कैपेसिटी जिस साइड होगी उस साइड ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। अगला 34 क्वेश्चन है, एकल फेज प्रेरणा मोटर इस पर काम करती है। तो आपको पता होगी कि 0.8 पीएफ लीड नहीं लैगिंग, क्या आएगा लैगिंग, पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर 0.8 से 0.9 और 0.5 से 0.6 लैग पर काम करती है। फर्स्ट शिफ्ट में भी इसी से रिलेटिव, यानी कि कॉमन सेंस लगाओ इनका लेवल क्या था। तो लैग होता है, क्योंकि इसका हमेशा याद रखेंगे ना कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कम होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, माइक्रोमीटर का अल्प मापांक निम्न परिभाषित किया जाता है। तो ये बात याद रखो कि माइक्रोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो वायर का गेज मापने के लिए होती है, यानी रीचेट लगी होती है उससे हम क्या करते हैं, मापते हैं। इसमें क्या होता है, एक होता है मेन स्केल, आपने मेन जिसमें से हम रीडिंग पढ़ते हैं, मान होता है उसे हेड स्केल डिवीजन की संख्या, यानी एक विभाजन उसमें घुमाते जाते हैं फिर देखते हैं। इसका कोई लिए मैं देखूंगा, माइक्रोमीटर होगा तो मैं इसकी वीडियो जरूर आपको अपलोड प्रैक्टिकल विथ प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा। 36 क्वेश्चन आते हैं, बंद परिपथ में प्रवेश करने वाली धारा निकलने वाली कुल योग शून्य होता है। किरचॉफ वैज्ञानिक आए जिनने कहा, एक नियम दिया केसीएल और एक दिया केवीएल। तो एक हुआ किरचॉफ करंट लॉ और एक हुआ किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इनने कहा आने वाली धारा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होगा, या आने वाले वोल्टेज जाने वाले वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो ये ऐसे वैज्ञानिक हमारे भाई साहब किरचॉफ आए, क्या आए, किरचॉफ आए। ओम का नियम पता ही होगा, वी एन क्रमानुपाती आई, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रभाव देख लो, और मैक्सवेल, आप जानते हो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम है ना, चुंबकीय, सब रिलेटिव है। स्क्रू पिच होता है, तो स्क्रू का जो हमें गेज मापना होता है उसमें का उसको हम कहते हैं स्क्रू पिच। एक्चुअल में स्क्रू द्वारा एक घूर्णन तय होती है, यानी वो गेज होता है उसको हम देखते हैं कि उस गेज में फंसा फंसा के देखते जाते हैं, जैसे कि SWG होता है वैसे ही करके होता है इसने स्टैंडर्ड वायर गेज। तो स्क्रू तय और अक्षीय दूरी तय कर लेते हैं, यानी कि इसकी हम अक्षीय दूरी को क्या कर लेते हैं, तय कर लेते हैं। 38 क्वेश्चन आते, किस प्रकार की वायरिंग अधिक यांत्रिक और अग्र सुरक्षित होती। तो एक्चुअल में हमारे घरों में भी आज कंड्यूट वायरिंग होने लगी है। और क्लीट वायरिंग कौन सी है, तो आप कहोगे एक अस्थाई, जबकि कंड्यूट वायरिंग हो गई, बैटन वायरिंग हो गई, केसिंग केपिंग वायरिंग, ये सब स्थाई वायरिंग होती हैं। क्या होती है, स्थाई। जबकि कंड्यूट वायरिंग कौन सी वायरिंग है, तो आप सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली आज वायरिंग है जो यांत्रिक सभी भारों से बचाती है। भट्टी का ताप इसके द्वारा मापा जाता है। देखो अगर नॉर्मल ताप मापना है तो थर्मामीटर आता है, जबकि उच्च तापना मापना हो तो उत्तम मापी एज अ पायरोमीटर आता है। तो उसका उपयोग करते हैं बहुत उच्च तापमान यानी भट्टी अट्टी होती है ना, जो फर्नेस, जैसे आप बॉयलर वॉयलर है ना, तो बॉयलर का तापमान जो कि थर्मल पावर प्लांट में होता है उपयोग करते हैं। लीड लिखा है, लेड एसिड होता है, लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा इस रूप में संचित होती है। तो आप जानते हैं कि भाई बैटरी सेल जो हैं ये रासायनिक ऊर्जा को ही तो विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो ये रासायनिक को देखो, पहले हमने विद्युत से रासायनिक की स्टोर कर लिया उसने, अब हम क्या करेंगे, रासायनिक से क्या करेंगे, विद्युत करेंगे। तो भाई एक द्वितीयक है, यानी इसे पुनः आविष्कृत किया जा सकता है, इसकी उत्क्रमणीय है। मनुष्य शरीर एक है, तो आप कभी वायर छूते हो आपको कभी ना कभी तो झटका लगा ही होगा, तो आप क्या होगा, विद्युत के चालक होगा। याद रखें, शुद्ध जल है, जब प्योर वाटर जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, और अम्लीय जल विद्युत का चालक। तो जो हम पीते हैं ये विद्युत का चालक ही होता है, क्योंकि अम्लता रहे, है ना। तो ये याद रखो, चालक होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है 42, दो लंबे समानांतर धारा प्रवाहित चालकों के बीच बल व्यतक्रमानुपाती होती। आपने वो पढ़ा है,
नियम फोर्स बराबर आवेश 1 है ना, इनटू आवेश 2 और अपॉन डी का स्क्वायर। डी स्क्वायर क्या होगा, दूरी, यानी चालकों के बीच दूरी, यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम और केल्विन का नियम बिल्कुल जस्ट समान होते हैं, है ना, यानी क्या होते हैं, समान होते। तो चालकों की दूरी बढ़ाओगे तो क्या होगा, आवेश पे बल घटेगा, क्योंकि क्या है, रेसिप्रोकल है। तो क्या करोगे, दूरी बढ़ाने से ये काम होंगे, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए आरएमएस प्रयुक्त होता है। तो आपको इसका फुल फॉर्म पूछ लिया है, तो आप याद रखोगे कि फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एसी के जितने भी मापक यंत्र हैं वो कौन सा मान दर्शाते हैं, तो आरएमएस मान। इसका मान होता है 0.701 इनटू क्या होता है, आई मैक्सिमम, है ना। तो ये याद रखोगे आप, बहुत जरूरी है ना। अगला क्वेश्चन आते हैं कि स्क्रू जैक्स में समान रूप में होता है। तो भाई स्क्रू थ्रेड्स होगा, जिससे हम मापेंगे, थ्रेड्स कर करके मापेंगे, कॉमन सेंस थे, है ना, थ्रेड्स होता है जिसमें फंसा फंसा के हम मापते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 45, जब कुंडली में डीसी धारा प्रवाहित की जाती है तो डीसी, देखो मतलब है कि डीसी धारा जब प्रवाहित हो रही है, थोड़ा सा ऊपर लें, डीसी धारा प्रवाहित हो रही है, तो डीसी धारा में कोई चेंज होता है, नहीं होता, ऐसे जा रही है, यानी उसमें कोई नहीं। तो ऐसे ही हम ट्रांसफार्मर में देते और वोल्टेज उत्पन्न नहीं हो जाता, तो उसमें प्रेरित वोल्टेज निर्मित नहीं होगा, यानी स्वयं का ईएमएफ उत्पादन नहीं करेगी। जबकि यही बात एसी के लिए होती तो हम यहाँ कह देते कि हाँ भाई ईएमएफ उत्पन्न करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं 46 कि निम्न में से अर्धचालक यंत्र में ऋणात्मक प्रतिरोध लक्षण नहीं होता। तो याद रखो कि एससीआर में होता है, बिल्कुल होता है, यूजेटी में होता ही होता है। एफएटी एक वोल्टेज नियंत्रण युक्ति है और इसमें हम ऋणात्मक नहीं रखते, मतलब है कि वोल्टेज बढ़ने से धारा भी बढ़ जाए तो ये ऋणात्मक गुण आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ वोल्टेज नियंत्रण युक्ति, एससीआर धारा नियंत्रण, यूजेटी का उपयोग उच्च स्विचिंग युक्ति के रूप में। अगला क्वेश्चन है 47, संधारित्र की धारिता प्रभावित नहीं होती। तो याद रखो कि संधारित्र की जो धारिता होती है वो फ्रीक्वेंसी से कभी प्रभावित, क्योंकि दो चालकों के बीच अचालक है, यानी परावैद्युतिक सामर्थ्य से होगी। प्लेटों के मध्य देखो दूरी ले जाओगे तो यानी दो चुंबक को दूर ले जाओगे तो आकर्षित बल कम होगा, ऐसे इसका गुण हो गया। और प्लेटों के क्षेत्रफल से भी प्रभावित होगी, है ना। तो आवृत्ति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता एक्चुअल में। तो मैं अगर हम बताएं तो होता है एक्स सी बराबर 1/2 एफ सी। तो सी से तो प्रभावित नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती एफ से प्रभावित ही नहीं है, ठीक है। निम्न में से अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबकत स्थायी रूप से नहीं रोकता, यानी उसे स्थायी रूप से यानी खुद में वो नहीं करता। तो कठोर स्टील, एक्चुअल में जो चुंबक हैं वो किसकी बनाई जाती हैं, स्टील, इस्पात, निकल, कोबाल्ट जैसी चीज़ों की बनाई जाती है। अस्थायी चुंबक नर्म लोहा की बनाई जाती है। तो ये कह रहे हैं कि इनमें अवशिष्ट वाला गुण ना हो। तो कठोर स्टील, स्टील ये सब स्टील के प्रकार और स्टील खुद एक लोहे का प्रकार है। तो जो सॉफ्ट आयरन होता है, सॉफ्ट यानी क्या होगा भैया, नर्म लोहा, समझ रहे हो। तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे, अस्थायी, जबकि इनने बात की है स्थायी की, तो स्थायी चुंबक में उपयोग नहीं लेंगे। तो मृदु इस्पात, तो कॉमन सेंस लगाओ, मृदु लोहा, मृदु यानी सॉफ्ट, सॉफ्ट यानी नर्म होता है। अगला क्वेश्चन है भैया जी 49, जय वक्रीय तरंग का औसत मान होता है। तो औसत मान एक्चुअल में अगर बात करें ये होता है एवरेज बराबर 2 अपॉन, यानी 2 मैक्सिमम अपॉन क्या होता है, तो आप याद रखोगे पाई होता है। अब इससे जब भाग दोगे ना तो इसका मान आया करता है 0.637 इनटू क्या, आई मैक्सिमम आता है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, क्योंकि ऑप्शन में ये भी आपको ज़्यादातर मिल जाता है, ठीक है। तो एसी के वाट मीटर जो है वो कौन, एवरेज वैल्यू को ही दर्शाता हो। लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का आ गया है, परिनालिका कोर का प्रयोग किया जाता है। तो ये उसमें भी मिला था कि सोलेनाइड
कोर यानी होती है तो अस्थायी कोर होती जो सोलेनाइड, तो वहाँ पे मृदु लोहा का उपयोग किया जाता है, सॉफ्ट आयरन का उपयोग, क्योंकि नाल हमें कोई ठोस चीज़ नहीं ले जानी वहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ये 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन के हल कर दिए हैं, जिसका पार्ट 1 अपलोड हो रहा है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सपोर्ट करें। आने वाले समय में आपको यहाँ पे बहुत कुछ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम, जो विविध एग्ज़ाम हुए हैं, स्टेट एग्ज़ाम हैं, सभी के सॉल्यूशन क्लासेस ली जाएंगे। तो हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।